टीसीजन न्यूज़ में हमने एक ख़ास सीरीज शुरू की थी, इंडिया मोहब्बत की दुकान। उसी के तहत आज हम यहाँ मौजूद हैं और आज बात करेंगे हम थोड़ा सा भारत की मौजूदा राजनीति पे, क्योंकि अब ये लोकसभा के चुनाव भारत में होने वाले हैं। मार्च के महीने में अधिसूचना जारी हो जाएगी, अप्रैल में भारत के अंदर इलेक्शन हो रहे होंगे और मई के महीने तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। हमारे साथ आज के जो ख़ास मेहमान हैं उसमें डॉक्टर कुंवर जमीर अहमद, आप अलीगढ़ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। दूसरे हमारे जो ख़ास मेहमान हैं आज के, वो वसीम अंसारी साहब हैं। वसीम अंसारी साहब राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, विश्लेषक हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल कुंवर जमीर अहमद से है। जमीर साहब, जो चीज़ें देश के अंदर चल रही हैं, इंडिया गठबंधन बनाया गया था, 28 पार्टियां उसमें शामिल थीं। अभी तक 2 पार्टियां बाहर जा चुकी हैं, जिसमें जेडीयू बिहार से और उत्तर प्रदेश से आरएलडी। नीतीश कुमार ने, जो कि इसके आर्किटेक्ट थे, इंडिया गठबंधन के बनाने की शुरुआत की थी, वो उन्होंने छोड़ करके इंडिया गठबंधन को एनडीए में शामिल हो गए। और उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान नेता के पौत्र और पुत्र जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा आगामी चुनावों पर, लोकसभा के चुनावों पर? देखिए परवेज साहब, इंडिया गठबंधन के ऊपर नीतीश कुमार जी के जाने से और जयंत चौधरी जी के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, और क्योंकि हालात अब और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। नीतीश कुमार तो उनको कोई समझ नहीं पा रहा है। मेरी तो समझ में आया नहीं कि आप सीधा आपका ठीक ठाक चल रहा है, अचानक आप पलटी मार देते हैं। क्या दबाव है, क्या नहीं है। बहरहाल वो छोड़कर चले गए और उन्होंने बहुमत भी साबित कर दिया अट्ठे पंजों से। उनकी वहाँ इमेज काफ़ी ख़राब हो चुकी है और 2024 चल रहा है। आप इसके नतीजे देखिएगा, बिल्कुल विपरीत होंगे। नीतीश कुमार की पार्टी एकदम ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ तक आपने जयंत चौधरी जी की बात करी, तो उनके जो दादाजी सर बहुत बड़े नेता थे और बड़ा ही सम्मान था उनका। भारत रत्न उनको दिया गया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। ये एक डील, भारत रत्न डील चल रही है कि उनको, चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया और उनको राज्यसभा भेजने की उनके एक आदमी की बात हो रही है या हो गई है डील, और वो उसमें चले गए। इससे पहले अजीत सिंह ने भी यही किया था, अक्सर वो चले जाया करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी बरादरी उनको वोट नहीं देगी और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ में है और कामयाब होंगे। चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, चौधरी चरण सिंह जी किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं थे। उनको बहुत पहले दे देना चाहिए था। कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या कोई और भी सरकार रही हो, उनको दे देना चाहिए था। बहुत बड़े नेता थे, उनको बहुत सम्मान है। कांग्रेस पार्टी उनका बहुत सम्मान करती है, लेकिन उनके पुत्र जयंत चौधरी जी ने तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया लाकर, जिसको कि आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, भारत रत्न डील। तो क्या जो बिहार में टूट फूट हुई है, क्योंकि बिहार में तो सरकार जो चल रही थी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। जी। पार्टी के अंदर दोनों पार्टियों में किसी तरह के कोई डिस्प्यूट नहीं थे, बिल्कुल ठीक चलती हुई सरकार में अचानक नीतीश कुमार ने जो इंडिया गठबंधन से बाहर हुए, महागठबंधन से बाहर हुए और एनडीए में शामिल हो गए, तो वहाँ क्या कोई डील है या ईडी, आईटी और सीबीआई इस तरह का? मैं सवाल पूरा कर देते हैं पहले। आईडी, ईडी या आईटी वगैरह का इनका किसी का कोई प्रेशर उनके ऊपर था? ऐसी क्या वजह रही कि नीतीश कुमार जबकि सरकार ठीक चल रही थी वो छोड़ करके गए? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आदमी किसी से नाराज होता है तो बताता है, खुद बताता है। ये उसके अपने लोग बताते हैं। ना तो नीतीश जी ने अभी तक ये एतराफ़ किया कि हम क्या कहते हैं, आरजेडी से हम क्यों नाराज़ हैं, तेजस्वी से अगर हम नाराज़ हैं, या उनके अपनी पार्टी के लोगों ने, किसी ने नहीं बताया। वो एक भी रीज़न बता नहीं पाए कि वो साहब सरकार से क्यों बाहर जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई इनके अंदर खाने डील हुई हो, या कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं है ऐसा कुछ? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। आज के दौर में कुछ भी हो सकता है, ईडी का, आईटी का। अभी वसीम साहब से हमें सवाल है। वसीम साहब क्योंकि इन मामलों के बहुत जानकार हैं और इनका मुताला बहुत है इन चीज़ों पर। अभी एक हल्द्वानी में एक मस्जिद मदरसे को लेकर के 8 तारीख को वहाँ बवाल हुआ। जी। हिंसा हुई और उसमें 6 लोगों की जान गई।
अब खबरें कुछ इस तरह की हैं कि वहाँ से लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में जा रहे हैं, हल्द्वानी छोड़ करके। 300 से ज़्यादा परिवार हल्द्वानी छोड़ चुके हैं और वो दूसरे प्रदेशों में, राज्यों में या शहरों में चले गए। वहाँ से उनके घरों पे ताले लगे हुए हैं। इस तरह की जो हिंसाएं होती हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? या हल्द्वानी की हिंसा पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी एक चीज़ बताएं आपको, स्टेट का जो मामला है ये आपका, तो ये मैसेज जो है बहुत दूर तक जाना चाहिए था। और जो गवर्नमेंट की सोच थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि बीजेपी की, क्या हमारा इलेक्शन का टाइम है, किस तरीके से हम जो है वो पोलराइज करें, और किस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए। बहुत सारी कोशिशों को लेकर आखिरकार ये अंजाम दिया गया कि जो है वहाँ ये घटना हुई और मस्जिद को डेमोलिश किया गया। अचानक कोई जो है नोटिफिकेशन नहीं, किसी तरीके का कोई कुछ भी नहीं, डायरेक्टली एकदम जो है सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो एक भय का माहौल बना देना एक कम्युनिटी के अंदर में। दूसरा, उसका जो मैसेज आ जाता है जनरल वोटर्स के ऊपर में कि बीजेपी जो है वो एक वर्ग विशेष को जो है इस तरीके से टारगेट कर सकती है और चीज़ें कर सकती है। तो ये एक इलेक्शन का एक बड़ा जो है वो चीज़ें थी। और एक जहाँ तक हम कहेंगे जितनी कार्रवाई उन्होंने की, उसको एक बड़ा उनको अचीवमेंट भी मिला बीजेपी को, कहते कि हमने ये कर दिया। इससे पहले यूपी के अंदर में जो है जो हमारे योगी जी का बिल्डोजर का एक मशहूर चीज़ें थी, वो वहाँ उत्तराखंड के अंदर में इम्प्लीमेंट कराया गया। वो मॉडल है ये कि ये हमारे बिल्डोजर मॉडल, तो उसको शो करना था वहाँ पर में। और किसी तरीके से इससे पहले दिल्ली के अंदर में भी इस तरीके की चीज़ रही, उसको भी कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से पॉलिटिकल जो है बेनिफिट्स जाने चाहिए, मैसेज जाने चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर था। तो वो वहाँ एक बहुत बड़ा ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या वो रुक सकती हैं कभी, या मौजूदा सरकार रुकना बंद करना चाहे? मुसलमान को लेकर, वर्ग विशेष को लेकर मैं दूसरी बात कहूंगा यहाँ पर, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी अपना वादा करती है, अपना हिमायत करती है, नामनात चाहे सेकुलर आप मौजूद हैं। मैं आपसे भी इसी बात को कहूँगा, क्योंकि क्या मुसलमानों के मामलात होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो वो एक आसान जो है एक चैप्टर हो गया है कि इनको ले लीजिए और इनकी चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। बीजेपी का खौफ बैठाकर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम आपको बचाएंगे, कांग्रेस ये कहती है कि हम आपको बचाएंगे। समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, अदरवाइज जो है सारा जो है इस कम्युनिटी से जो है कैश किया जा रहा है, पार्टिकल जो है वोटों के लिए इस्तेमाल किया, वोट्स का इस्तेमाल करने के लिए, जनरल हिंदूज वोटों के लिए इस्तेमाल किया था मुसलमानों को। मुसलमानों के जो मामला हैं या अधिकार हैं या मुसलमानों की जो देना कुछ नहीं है, वो देना कुछ नहीं है और बात नहीं करना उस पर। तो डॉक्टर जमीर साहब, जैसा वसीम साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने, अब न्याय यात्रा निकाले पर है वो। तो क्या हल्द्वानी में न्याय लोगों को नहीं मिलना चाहिए? अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं की गई। देखिए भाई, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी हर इशू पर बोलती है और वो किसी ये नहीं देखती हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, कौन किस जात बरादरी का है, सभी को साथ में लेके चलने वाली पार्टी का नाम ही कांग्रेस है। और जो हल्द्वानी में जो हुआ है वो देखिए, हमें जैसा खबरों से, पेपर से, इधर से पता चला कि साहब उन्होंने बताया साहब अवैध तरीके से बना हुआ है। तो क्या आप चूंकि एक मुसलमान हैं, तो क्या आप ये मानते हैं, हम मीडिया के जो टर्म्स दे दिए जाते हैं उन पर बात कर रहे हैं, मस्जिद किसी अवैध जगह पर या अवैध पैसे से बन सकती है? नहीं, मेरी बात सुने सर। नहीं, अभी आपने कहा अवैध मुस्लिम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी मस्जिद हो, छोटी मस्जिद हो, बड़ी मस्जिद हो, बगैर किसी आलिम के फतवे के बगैर नहीं बनाते हैं। उनको बताया जाता है ऐसे ऐसे ज़मीन है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तब जाकर के मस्जिद बनाई जाती है। कोई भी मस्जिद, ठीक है, अवैध जगह पर नहीं बन सकती, अवैध जगह पर तरीके से नहीं बन सकती, अवैध तरीके से नहीं बनती है। हम अपने साथियों को बता दें, डॉक्टर जमीर साहब बता रहे हैं और यही बात सच है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी मस्जिद, छोटी हो या बड़ी, गलत पैसे से नहीं बनाई जा सकती, गलत जगह पर नहीं बनाई जा सकती, जब तक उसका मालिकाना हक हासिल न कर लिया जाए, उसकी वाजिब कीमत दे करके, तब तक मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता है। और अगर ऐसी कोई मस्जिद कहीं बाई चांस कोई बना लेता है तो उसमें कोई भी शख्स नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। वहाँ इमामत करने के लिए जो नमाज पढ़ाने वाला मौलवी होता है, इमाम, वो इमाम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाएगा। जी समीर साहब। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तब ये कहा गया मस्जिद जो है सरकारी जगह पर बनी हुई है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ मस्जिद सरकारी जगह पर बनी है, आपने नोटिस दिया, आपने उसको डिमोलिश कर दिया। मैं खुद बता रहा हूँ, हम कितने ऐसे मंदिरों को जानते हैं जो कि साहब, जैसे हमारे, मैं क्योंकि देखिए अलीगढ़ में रहता हूँ, मैं उस महल्ले का नाम नहीं बताऊँगा, मेरे करीब ही
वहाँ हिंदू और मुस्लिम मिक्स आबादी है, तो हम सब जगह मिक्स ही रहते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, सब साथ में रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ मुसलमानों के लिए तो दो मस्जिद हैं उस कॉलोनी के अंदर, बड़ी सी पुरानी कॉलोनी है, जो कि गांव था अब शहर में आ गया। मुसलमानों के लिए दो मस्जिद है, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई मंदिर नहीं। तो वहाँ उन्होंने रोड के किनारे एक मंदिर बना लिया है। अब वहाँ के बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, माता बहनें हैं, वो अपना जाकर भाई अपना पूजा अर्चना करती हैं। हमने बहुत हमें क्या एतराज होगा भाई, वो भी अपना मजहब को, जिस मजहब को फॉलो करते हैं, जिस मजहब में उनकी आस्था है, वो उसकी पूजा अर्चना करते हैं, बना वो सरकारी जगह में है। मैं ये कह रहा हूँ, जब उसको नहीं तोड़ रहे तो उसको क्यों तोड़ रहे हैं? अगर एक भी मंदिर वेद है तो फिर उस मस्जिद को आप तोड़ सकते हो। क्या सारे मंदिरों के पेपर हैं? नहीं, वो मैं क्या करूं, क्या सारे मंदिरों के पेपर हैं? देखें, ये चीज हम उस पर डिस्कशन में ये नहीं लाना चाहते किसके पास क्या है। हम सिर्फ पर्टिकुलर हल्द्वानी की बात करें और हल्द्वानी में हुए बवाल की। तो वहां पर एक मस्जिद थी, एक मदरसा था, मदरसे को मान लेते हैं अवैध जगह पर बन गया। मदरसा बन सकता है, ठीक है, मस्जिद अवैध जगह पर नहीं बन सकती, आपने भी बताया जी बिल्कुल। अब जो हुआ वहां लोगों में खौफ है। 300 से ज्यादा परिवार, ये खबरें मीडिया में मौजूद हैं, 300 से ज्यादा परिवार अब तक पलायन कर चुके हैं। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं, हिंसा होती है, दंगे होते हैं, और उसमें लोगों को खौफ में ला दिया जाता है, डर में का माहौल बना दिया जाता है, और लोग जगह छोड़ करके भागने लगते हैं। इससे क्या, जो जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस तरह से विकास होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए साहब, आप बताओ वसीम साहब जी। विकास नहीं है, सिर्फ एक चीज है साहब, एक बात बताएंगे आप अभी आपने बात कही, गंगा जमनी तहजीब तो जो है हमेशा है, और हम समझते हैं कि ये रहनी चाहिए, और हम आंगी हम लोगों के अंदर में इतनी है। मैं भी जो है मुस्लिम हूँ, और मेरे भी दोस्त जो है सारे करीबी जो लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि उस चीज़ों को वो हो, और हम उस कल्चर को हम भी एडॉप्ट करते हैं, हिंदुस्तान का वो है, और ये हमारे हिंदुस्तान की ये खूबसूरती, एक गुलदस्ता है, ये चीज़ें हैं। लेकिन पर्टिकुलर मस्जिद या मंदिर ये काउंट कौन कर रहा है? मैं आपको, आपने राजनीतिक बात करी है, इसी ग्राउंड पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन को हम किसी तरीके से कैसे कैश कर पाएँ, कहाँ चीज़ें हों। एक मस्जिद को लेकर कितनी बड़ी बेनिफिट्स रहे। आपने कहा कि 300 परिवार फ्लाइन हुए, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार के चेहरे पे कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए पिछले टाइम में किसानों ने जो उनका हक था, यानी आप हिंदुस्तान का ड्रॉबैक देखिए कि जो वो लोग जो हुकूमत कर रहे हैं, जिनको के जो सारे क्राइम और सारी चीजें उनके ऊपर में लागू होती हैं। मैं ऑफिशियल ये आपके स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और चीजें हैं, आप देखिए। जैसे कि थोड़ा सा राइट जैसे अभी प्रधानमंत्री आज अबू धाबी में है, यूएई में, वहाँ उन्होंने यूएई के सबसे बड़े मंदिर का आज उद्घाटन किया है। इससे पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया। भारत में राम मंदिर बन रहा है, यूएई में अबू धाबी में मंदिर बन चुका है, और आज उसका उद्घाटन हुआ। भारत में चुनाव आने जा रहे हैं, उससे पहले CNRC लागू करने की बात हो रही है। गृह मंत्री कह चुके हैं कि चुनाव से पहले CNRC लागू करेंगे। समान नागरिक संहिता लागू करने की बात उत्तराखंड की सरकार से आ चुकी है, और उत्तराखंड में हल्द्वानी में ये दंगा होता है। क्या कुछ मतलब आपको कोई इक्वेशंस ऐसी दिखती हैं कि ये चुनावों को लेकर के आप बाहर जा रहे हैं यूएई में मुसलमानों से, वहाँ के शेख से आप देखें किस तरह से प्रधानमंत्री गले मिलते हैं, और यहाँ आप हाथ मिलाने को, अपने पास बैठाने को, उनकी बात करने को तैयार नहीं है। तो डॉक्टर जमीर साहब आप बताएं, क्या राजनीति में पूरी तरह से धर्म का अब चलेगा? देखिए सर, चलेगा नहीं तो RSS और बीजेपी बहुत पहले से इसको चला रहे हैं धर्म को, ठीक है, और पार्टीज नहीं चला रही हैं, कांग्रेस नहीं चला रही और पार्टीज भी नहीं चला रही। ये तो इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता बहुत सीधी है, बहुत भूली है, तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और धर्म के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए किसान भी सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है। बीच में फिर हम आपकी बात को थोड़ा रोकेंगे। आपने कहा ऐसा नहीं है। अभी आप राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 3 जगह चुनाव आ रहे हैं। वहाँ आपकी 2 जगह सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार थी। आपकी सरकारों ने दोनों जगह पे अच्छे काम किए। चुनाव के वक्त में गारंटियां भी खूब दी कि हम दोबारा सत्ता में आने में ऐसा करेंगे। लेकिन आप दोनों जगह चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में जहाँ पूरी उम्मीद थी कि आप जीत जाएंगे, वहाँ भी हार गए। तो पूरी तरह से वहाँ भी धार्मिक लेवल पर ध्रुवीकरण हुआ और चुनाव जीते। देखिए, तो अब ये लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए सर, मैं आपको प्रांतीय मुद्दे और होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे और होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है।
महिला सुरक्षा है। लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो बेरोजगारी तो भूल जाते हैं लोग। बताते हैं कि प्रधानमंत्री 5 किलो राशन दे रहे हैं और किसानों को भी 500 रुपये उनके खाते में मिल जाते हैं। देखिए, राहुल जी की न्याय यात्रा निकली हुई है, उसकी भीड़ आपको दिखा रही है, भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी कि कितने लोग उनके साथ में हैं। और अभी अभी देखिए, शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा व्यवहार हो रहा है उनके साथ में जैसे कोई विदेशी आक्रांता आ गए हों कि दूसरे लोगों ने हमला कर दिया और उनसे हमें देश को बचाना है। चाइना को जमीन दे दी गई, वहां कुछ नहीं किया, पाकिस्तान का ऐसा कुछ नहीं करे, लेकिन हमारे किसान भाई जो हमारे अन्नदाता हैं उनके साथ में ऐसा सुलूक। भैया उनकी बात सुनो, क्यों नहीं सुनते उनकी बात? अच्छा, अभी जैसा उत्तराखंड में हल्द्वानी में दंगा हुआ है और वहां पर CA/NRC भी लागू होने की बात गृह मंत्री कह चुके हैं कि अब होगा देश में चुनाव से पहले। और उत्तराखंड से ही समान नागरिक संहिता UCC की बात हो रही है कि वो लागू होगा। तो अब जैसे समान नागरिक संहिता लागू होता है तो उसमें उसका फायदा क्या नहीं उठाएगी बीजेपी? क्या ध्रुवीकरण उस पर नहीं होगा? बिल्कुल, बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, फायदा उठा सकती है, क्यों नहीं उठा सकती? तो यही बात है। फिर इंसाफ जो न्याय है, न्याय की यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, वसीम साहब, मुसलमानों को न्याय कैसे मिले? नहीं, छोड़ दीजिए वो सब चीज़ें। देखिए, ऐसा है, डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को इंसाफ कैसा मिले। अब जो मुसलमानों की लीडरशिप है या इस चीज़ें हैं, आप वही आते हैं वैसे साहब अपनी बात कहते हैं कि मुसलमानों के साथ में ये हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, हो रहा है। मैं जिन पार्टीज़ के ऊपर मैं, चलिए आज आपकी बात कहते हैं कि भाजपा ने जो है 9 साल से 10 साल से हुकूमत की चीज़ें वो करता चला है, जो जिम्मेदारियाँ कांग्रेस के ऑलरेडी ऊपर थी, क्यों उस चीज़ को जो है उस टाइम में करने की चीज़ नहीं हो पाई? मैं ज़मीर साहब से जो है इस बात पर यह सवाल मैं भी ये इस बात को रखूँगा मुझे कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में मुझे आप देख लीजिए कि क्या पोजीशन उस टाइम में थी और अभी क्या ये चीज़ें हो रही हैं। अचानक नहीं हो गया, इतनी जल्दी नहीं हो जाता। देखिए, एक बात सुन लीजिए, जब देश की कश्ती मझधार में फंसी हुई थी और यहाँ अंग्रेजी हुकूमत थी जी, तो उस मझधार से निकालने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। बेशक। और आज भी देखिए, काले अंग्रेजों की देश के ऊपर हुकूमत है और देश की कश्ती मझधार में फंसी हुई है। उस वक्त भी एक गांधी था और आज भी हमारे पास गांधी है जिनका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी एक अलग सोच के मालिक हैं। एक नई कांग्रेस है और देखिए नया बदलाव है, सबको इंसाफ मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। डॉक्टर जबीर और कह रहे हैं सबको इंसाफ मिलेगा। वसीम साहब ने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि जब वक्त था कांग्रेस ने नहीं किया। कल हम एक 200 पार करने नहीं देंगे हम एनडीए को, 200 पार। अच्छी बात है। और इंडिया गठबंधन 350 सीटें लेकर आएगा। कल एक इंटरव्यू वीडियो पे यूट्यूब पर मौजूद था, संजय शर्मा है शायद उनका नाम, उनके चैनल पर चौधरी सतपाल मलिक जो 4 राज्यों के गवर्नर रहे, उनका इंटरव्यू था। वहाँ पर वो बता रहे थे और फिक्र जाहिर कर रहे थे कि अगर 2024 में ये सत्ता में आते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी, तो लोकतंत्र नहीं रहेगा और चीज़ें बहुत सारी चीज़ें को लेकर के था कि बदल जाएंगी। हम ऐसा उम्मीद करते हैं 2024 के जो चुनाव के नतीजे होंगे जनता के पक्ष में होंगे और देश के अंदर लोकतंत्र, प्रजातंत्र, संविधान, ये चीज़ें बची रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये खास हम बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।